हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें 10 मिनट में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और ईमानदारी के साथ टेस्ट दें। देखिए दोस्तों, एग्जाम से पहले जितने अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक फ़ायदा होगा। अगर आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो दोस्तों चलते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खिलौनों की अवस्था। इसमें पूछा है कि कौन सी अवस्था ऐसी अवस्था है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है समूह में रहने की अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभवतः खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें पूछा है कि विकास के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभवतः खतरे नहीं होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। विकास के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती हैं। दोस्तों अभिवृद्धि होती हैं वो कभी जीवन पर्यंत नहीं चलती, वो एक टाइम लिमिट तक चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर देख लेते हैं, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं को विषय में चिंतन आरंभ कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व शक्ति अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये आपको ध्यान रखना है कि पियाजे ने ये बताई थी कि ऐसी अवस्था जब बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं में विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करना प्रारंभ कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों को सीखने के लिए सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बताता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह का चयन कीजिए। जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि या प्रतिभाशाली। मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली। श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो दोस्तों इसमें नीचे से ऊपर मतलब कम से कम अत्यंत पिछड़ा हुआ बालक से लेके प्रतिभाशाली बालक तक देखना है। तो इसका सही आंसर है जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि व प्रतिभाशाली बुद्धि। दोस्तों देखिए, आपको पता, आप सभी को पता है कि जड़ बुद्धि होती है वह 25 से कम होती है। 25 से कम जिसकी IQ होती है वो जड़ बुद्धि होती है। और उससे ऊपर देखते हैं तो उससे ऊपर आता है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि होती है 40 से 50 के बीच। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे आता है पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक होता है 80 से 89 के बीच। और उससे ऊपर होता है श्रेष्ठ बालक, जो इसमें दिया गया है कि श्रेष्ठ उच्च बालक होते हैं वह होती हैं 120 से 129 के बीच। और फिर आता है प्रतिभाशाली बालक, जो सबसे उनकी बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है
4, इसका सही आंसर है सेकंड नंबर। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेग पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है वह होगा EQ, IQ, MQ या PQ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है EQ। EQ की फुल फॉर्म है इमोशनल कोशिएंट। मतलब EQ का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप इसको राइट डाउन भी कर लेना। इसका अर्थ होता है कि खुद की व दूसरों की भावनाओं को समझना और उसको मैनेज करने की कला है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझकर उसको मैनेज करना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, स्किनर, प्लेटो या जॉन ड्यूवी। तो इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वह मंद बुद्धि बालक कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है बालकों का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम चुनाव में, बालक की क्षमता या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। बालकों का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम चुनाव में और बालक की क्षमता, ये तीनों ही इसके सही है। चलिए आगे देखते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि के त्रितत्व के सिद्धांत में तीसरा तत्व क्या है? समूह तत्व, विशिष्ट तत्व, सामान्य तत्व या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समूह तत्व। समूह तत्व त्रितंत्र के सिद्धांत में तीसरा तत्व है। चलिए आगे चलते हैं। एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा भाषात्मक बुद्धि पर, संगीतात्मक बुद्धि पर, स्थानिक बुद्धि पर या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्थानिक बुद्धि पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। तो इसका सही आंसर है स्थानिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? अक्षमता है ये केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर या मंदबुद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मंदबुद्धि। देखिए दोस्तों ये जो इसमें जन्मजात पूछा है, ये जो दृष्टि दोष होता है वह जन्म होने के बाद भी दृष्टि जा सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सुनने में भी जन्म के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, मुख बधिर भी जन्म के बाद हो सकते हैं, लेकिन जन्मजात होती है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि बालक जन्मजात होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में, सृजनात्मक दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। तो दोस्तों प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इसका सही आंसर है सृजनात्मक दूसरों के साथ लड़ना। ये इसका सही आंसर नहीं है। मतलब दूसरों के साथ जो लड़ता है वो कोई प्रतिभाशाली नहीं होता है। और इसमें पूछा और बाकी की ये जो सभी हैं जो इसके सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक हैं ब्रेल लिपि, सांकेतिक लिपि, यंत्र या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें पूछा है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि, कौन सी लिपि आवश्यक है। मतलब श्रवण बाधित मतलब सुनने में जो बाधा आती है उसको बोलते हैं श्रवण बाधित। तो इसका सही आंसर है सांकेतिक भाषा से श्रवण बाधित बच्चों को समझाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक हैं विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो जो सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आवश्यक हैं वह है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में या सभी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सभी में। मतलब विद्यालय में भी जीवन अधिगम चलता रहता है, समाज में भी अधिगम चलता रहता है और परिवार में भी अधिगम चलता रहता है। तो ये तीनों ही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या अधिगम पूरा होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्षमता का विकास। क्षमता के विकास होना मतलब परिपक्वता का। चलिए आगे चलते हैं।
कौन सा कारक थॉर्नडाइक ने अधिगम में सुमिलित नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कारक है जो थॉर्नडाइक के अधिगम में सुमिलित नहीं है? तत्परता का, अभ्यास, गुणवत्ता या प्रभाव? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुणवत्ता। गुणवत्ता है ये थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत दिए थे, उसमें ये तीनों ही सिद्धांत थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों ही आपने नियम पढ़े होंगे, लेकिन इसमें गुणवत्ता का नियम नहीं दिया था। तो आगे चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात व प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है प्रस्तुतिकरण। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम का मुख्य नियम क्या है? बहुप्रतिक्रिया, आत्मीकरण, अभ्यास या साहचर्य परिवर्तन। तो दोस्तों अधिगम का जो मुख्य नियम है वह है अभ्यास का नियम। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान विषय के शिक्षक को समस्या के कारण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करना होगा? प्रयोगात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या मूल्यांकन परीक्षण। तो दोस्तों विज्ञान विषय के शिक्षक को अगर समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उनके स्तरानुकूल नई नई योजनाएं तथा नए तरीके सुझाने चाहिए। निरर्थक प्रयत्न करने, इसकी पहल तो करनी ही चाहिए, कभी कभी ही ऐसा करना चाहिए, यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इसकी पहल तो करनी ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को बचाना, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना या एक व दो दोनों। तो दोस्तों इसका एनसीएफ 2005 में जो कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था कि एक तो सांस्कृतिक विरासत को बचाना और दूसरा है मानसिक विकास करना। तो ये इसका सही आंसर है, मतलब इसका सही आंसर है एक व दो दोनों। चलिए आगे चलते हैं। बार बार परीक्षण के बाद भी जब अंकों में स्थायित्व होता है तो उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता या वस्तुनिष्ठता? विश्वसनीयता। चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार के मूल्यांकन में सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है योगात्मक मूल्यांकन। चलिए आगे चलते हैं। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है सीसीई, निर्माणात्मक, योगात्मक या मानक? तो मूल्यांकन का जो प्रकार नहीं है वह मानक नहीं है। आगे चलते हैं। एलेक्सा क्या है? पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो दोस्तों एलेक्सा होता है वह, इसका सही आंसर है पढ़ने की अक्षमता। ये एक बीमारी है जो पढ़ने की अक्षमता को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। छात्रों की किसी एक इकाई का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? निष्पत्ति परीक्षण, निदात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या गुणात्मक परीक्षण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है निष्पत्ति परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग में लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है स्टीफन कोरे, गुड, कोरियर या कोई नहीं? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग में लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे को जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये अपने 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने ईमानदारी के साथ देखे होंगे और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और अपना मूल्यांकन करते रहें। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखो मेरा एक और भी चैनल है जीके ट्रिक्स एजुकेशन नाम से, आप उस पर एसएसटी की टेस्ट सीरीज चला रखी है, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें आपको आरबीएससी की टोटल बुक के सभी नोट्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। और अगर इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।